ऑफिसर आना जरूरी। सरकार कहती है कि डेप्यूटी सेक्रेटरी के ऊपर के लोग लाएंगे। अरे सामान्य लोगों के प्रश्न रेशनिंग के साथ जुड़ा हुआ है, रॉकेल के साथ जुड़ा है। रॉकेल, रेशनिंग, गैस जैसे प्रश्न है वो सामान्य लोगों के जीवन के साथ जुड़े हुए प्रश्न हैं। आज एक रेशनिंग कार्ड निकालना है तो 10-10 बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। अमेरिका में करप्शन नहीं है, लेकिन उनका करप्शन ऊपर है। हमारे देश का करप्शन नीचे है। सामान्य लोगों के जीवन के साथ जुड़े हुए जो प्रश्न है, उनके साथ जो जुड़ा हुआ प्रश्न है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा धोखा है। तो ये जो प्रश्न है उसको मिटाने के लिए ये पूरे सरकारी यंत्रणा लोकपाल के अंडर में आना जरूरी है। और दूसरी एक बात देखिए, हमारे देश में 4.5 लाख स्वैच्छिक संस्था है। एक तरफ लोक आयुक्त से इन्होंने नहीं किया। हम लोग जो मांग थी सब जनता की कि लोकपाल के दायरे में जैसे लोक आयुक्त भी आना है हर राज्यों में, वो नहीं किया। लोक आयुक्त के बारे में सोचा नहीं, सरकार बोली नहीं लोक आयुक्त नहीं। लेकिन देश की पूरी स्वैच्छिक संस्था 4.5 लाख संस्था है, उन्होंने इसमें इस दायरे में लाया। लोकपाल के दायरे में 4.5 लाख संस्था। मैं नहीं मानता कि पूरी संस्था ईमानदार होगी, व्यक्ति उसमें प्रकृति है। लेकिन इस बात को तो नहीं इनकार कर सकते हैं कि जो सरकार नहीं कर पाई वो स्वयंसेवी संस्था ने करके दिखाया देश में हर क्षेत्र में। अधिकारी को इसके दायरे में नहीं लाना चाहते, लेकिन स्वयंसेवी संस्था को, पूरी संस्था को, देश की संस्था को इस दायरे में जो लाया है वो ये बात बराबर नहीं है। तो इसके बारे में हम लोग सरकार को जो बता रहे हैं कि पूरे ऑफिसर इस दायरे में लाना चाहिए। अभी हमारे किरण बेदी बहन और अरविंद जी आपको और विस्तार से बातें बताएंगे। मेरा कहने का मतलब एक है कि सरकार जो आज चल रही है उसके दिल में इस देश का करप्शन को मिटाना नहीं है, ये स्पष्ट हो रहा है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत को निर्माण नहीं करना, ये उनके इस रवैये से स्पष्ट हो रहा है। अगर उनके दिल में होता कि इस देश का भ्रष्टाचार को मिटाना, आजादी के 62 साल में भ्रष्टाचार को मिटाने वाले कितने कानून बनाए। पहले महाराष्ट्र का कानून बना और फिर दिल्ली के अरविंद जी और बाकी सब लोग उसमें लगे और राइट टू इंफॉर्मेशन का कानून बना। आज इस कानून से बड़े बड़े घोटाले बाहर आ गए। आदर्श सोसाइटी घोटाला, खेल घोटाला, कई घोटाले बाहर आ गए, लेकिन घोटालेबाज जेल में नहीं जा रहे हैं। इसलिए हम चाहते कि घोटालेबाजों को जेल में जाने के लिए लोकपाल, जन लोकपाल बिल ये लाना जरूरी है। इसकी मांग कर रहे हम इससे। अभी कितना हम लोग को झूठ बोलना ये भी एक प्रश्न खड़ा हो जाता है। कल उन्होंने कहा कि लोकपाल के लिए जो बजट मांग रहे हैं वो है पूरे टोटल बजट का 1%। अरे हम लोग नोट दिया ना 0.25, वो भी रेवेन्यू से। क्या बजट है? और वो बजट सिविल सोसाइटी के पास नहीं आएगा, वो तो सरकार के अंडर में है, उसका ऑडिट है। तो आपको क्या डर है उसमें? जब ऑडिट सरकार करेगी, नियंत्रण सरकार रहेगा, फिर आपको क्या डर लगता है? और वो भी 0.25 और जनता के लिए बिल्कुल गलत है। करना कि तय किया कि सरकार अभी उनकी इच्छा नहीं है इस भ्रष्टाचार को निपटने की। उदासीन है सरकार भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, इस देश का भ्रष्टाचार मिटाने के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त भारत निर्माण करने के लिए सब सरकार
उदासीन है। इसके कारण अभी हम लोग तो पूरे देशवासियों को कहा है 16 तारीख जंतर मंतर फिर से एक आंदोलन, आजादी की दूसरी लड़ाई, वो हम तय किया। और हम तो अभी तय किया कि अभी फिर से ये लोग आ जाएंगे। जैसे हमें जंतर मंतर का अनशन हुआ, पूरे देश की जनता खड़ी हो गई और फिर कहने लगे, पहले तो मानने के लिए तैयार नहीं थे, सब बातें मान ली, क्योंकि समय को निकालना था, समय को निकालना था। ये धोखा जो लग रहा था सरकार को, वो धोखा से पार जाना था, इसलिए नोटिफिकेशन निकाला सरकार ने और हमें आश्वासन दिया। और आज पलट गई सरकार, पलट गई। तो इसलिए जो रुका हुआ आंदोलन है हमारा जंतर मंतर का, वो फिर से 16 अगस्त फिर से ये आंदोलन शुरू होगा, सिर्फ समाज के भलाई के लिए, देश के भलाई के लिए। और हम ये तय किया कि शरीर में प्राण है तब तक अभी हम ये आंदोलन जारी रखेंगे। सरकार के कोई भी लोग आते हैं अभी कि हम ये करेंगे वो करेंगे, अभी हमारा विश्वास नहीं रहा। हमें तो ये लग रहा है कि विश्वास तो पानीपत में 1761 के लड़ाई में खत्म हो गया, अभी सरकार का नहीं। अभी जब तक ये आप नहीं करेंगे, पूरा लोकपाल की बातें नहीं मानेंगे, तब तक अभी वापस नहीं, भले प्राण चला गया, परवाह नहीं, देश के लिए ये हम तय किया है जीवन में। हाँ, तो मेरे कहने का मतलब है कि सरकार दिशा भूल करने का जो प्रयास कर रही है, तो इसका कारण यही लग रहा है कि आगे के आंदोलन में जनता इसमें शामिल नहीं होना। लेकिन मुझे विश्वास है, अभी जब मैं घूमता हूँ, अभी इस वक्त देश में अगर आंदोलन हो गया तो 5 अप्रैल के आंदोलन में जो लोग, जितने लोग शामिल नहीं थे, उससे ज़्यादा लोग शामिल हो जाएंगे, ये दिखाई देगा 5 तारीख जंतर मंतर। और आप सब मीडिया ने उसको जो फैलाया घर घर तक, इसके कारण पूरी जनता आज खड़ी हो गई। मेरी विनती है, आगे के लिए आप हम मिलकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। Friends, we've all analyzed. You want me to speak in Hindi or English? जो अभी तक हमने कानून को एग्जामिन किया, I'll give you something in English too. Friends, it's a very big hoax. If you find the time to compare what was given to them as the Jan Lokpal Bill and what the government of India has given us, the same, not the government of India, the committee has given us, the 5 members from the government have given us, it's a hoax. Please, my first request for all of you is, and the citizens of this country, is to please ये कानून को कंपेयर करके पढ़ें। जितना आप कंपेयर करेंगे, उतना आपको उतना ही गुस्सा आएगा और चिंता बढ़ेगी, जैसे हमारे साथ हाल हुआ है। हम रात को सो नहीं पाए उसको देख देख के कंपैरिजन कर करके। मैं 2-3 मुद्दे जो हमें बहुत परेशान किए हैं, जो आपको बहुत इस देश को प्रभावित करेंगे इस कानून से, मैं वो 2-3 बातें कहूंगी, बाकी अरविंद केजरीवाल आपको डिटेल में भी बताएंगे। पहली बात साथियों, आम आदमी के लिए इधर कुछ नहीं, देयर इज नथिंग फॉर अ कॉमन मैन इन दिस। गरीब आदमी के लिए जो ऑलमोस्ट 90% पीड़ित है एट द ग्राउंड लेवल, उसके लिए कुछ नहीं। आपको पता है कि इस देश में, सिस्टम में आप 100 नंबर पिक पॉकेटिंग के लिए घुमा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी जेब कट जाए, आपको ब्राइब मांगा जाता है, आपसे घूस मांगा जाता है, छोटा लेवल या बड़ा, आपके पास कोई गाड़ी नहीं जो आप बुला सकते हैं, कोई सर्विस नहीं। इस वक्त हमारे पास सिस्टम नहीं है जो वो 100 नंबर गाड़ी आए और आपको उस जगह ले जाए और पूछे इस व्यक्ति से कि तुम घूस क्यों मांग रहे हो। सो आम आदमी के लिए इस कानून में, जो हमें सरकारी कानून मिला है, उसमें सिटीजन चार्टर का जिक्र है कि हर डिपार्टमेंट अपना 1 साल तक सिटीजन चार्टर देगा
और उसमें सीमित करेगा कौन अफसर किस चीज के लिए जिम्मेवार है। लेकिन अगर वो कुछ नहीं करता तो उसके लिए कुछ नहीं। मैं आपको ये पहली बात बताना चाहती हूं, दिस इंपैक्ट्स ऑल ऑफ अस। देयर इज नथिंग फॉर अ कॉमन मैन इन दिस, बिकॉज the common man does not go straight to the joint secretary. The common man deals with the bureaucracy lower than that. वो bureaucracy तो बाहर है, लेकिन आम आदमी कहां जाए? उसके पास कोई एरिया में डिस्ट्रिक्ट कंप्लेंट अथॉरिटी नहीं है जो हमने प्रावधान रखा था, कोई एरिया का लोकपाल ऑफिसर नहीं है जो हमने प्रावधान उसके लिए आम आदमी के लिए रखा था। देयर इज नथिंग फॉर अ कॉमन मैन इन दिस। लेट्स अंडरस्टैंड दैट this is very clear according. So please read the language. If tomorrow somebody contradicts us, please read the language so that you can contradict yourself. क्योंकि हम कितनी बारी आपके पास वापस आएंगे बताने के लिए, क्योंकि आम आदमी के लिए सिटीजन चार्टर सिर्फ यहीं रुक जाता है। इसका मतलब है कि अगर वो आदमी का काम नहीं होता सिटीजन चार्टर के पास, वो क्या करेगा? वही आरटीआई लगाएगा और दर दर फिर टकरे खाएगा। जब हमने प्रावधान रखा था उसमें ग्रीवेंसेस ऑफिसर होना था, उसके पास अगर वो काम नहीं करता टाइम बाउंड तो उसको सजा होनी थी और उसकी तनख्वाह से पैसे कटने थे। देयर वाज अ सिस्टम। आम आदमी के लिए ये सिस्टम था जो हमारे जन लोकपाल में कि अफसर की अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी थी और उसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की तनख्वाह कटने वाली थी। इतना जबरदस्त उसके ऊपर सख्ती पर उसका प्रोविजन था। सो नंबर 1 इज दिस। नंबर 2, सेकंड वेरी वाइटल थिंग, फ्रेंड्स, लुक, सीवीसी डज इंक्वायरीज एंड सीबीआई डज इन्वेस्टिगेशन. And this Lokpal has been entrusted with inquiry and investigation. Who will decide what will go where? If they have created a third body without clarifying कि कौन सी चीज कहां रुक जाएगी, कौन फैसला करेगा कि तीनों जने एक चीज पे लग जाएंगे क्या? कौन? क्योंकि इंक्वायरी तो वो भी कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन वो भी कर रहे हैं। ये मामला तब सेटल होता अगर एंटी करप्शन का जो विंग था सीबीआई का वो इधर आता लोकपाल के पास, और सीवीसी जो इंक्वायरी करने वाली है वो लोकपाल में आती, क्योंकि लोकपाल को इंक्वायरी के लिए भी दिया गया प्रावधान और इन्वेस्टिगेशन के लिए दिया गया, लेकिन सीवीसी को भी अलग छोड़ दिया गया, जोड़ा नहीं गया। सीबीआई का भी एंटी करप्शन विंग नहीं लिया गया लोकपाल में। इसका मतलब है आप एक और बॉडी कर रहे हो एक नाम के वास्ते, नाम के वास्ते दुनिया को दिखाने के लिए हमारे पास ऑम्बुड्समैन है, लेकिन सीबीआई का जो एंटी करप्शन का डिपार्टमेंट है वो डुप्लीकेसी रहेगी। वो भी करें, मैं भी करूं, इंक्वायरी भी करें, क्योंकि लोकपाल को तो इंक्वायरी एक्चुअली शुरू इन्होंने किया वर्ड इंक्वायरी से। सो इट इज लेफ्ट, दिस इज अनदर होक्स। यू हैव क्रिएटेड अ बॉडी विच विल कंटिन्यू टू फाइट कंफ्यूजन, कौन सा मैटर किधर जाता है। ओके, ये बहुत सीरियस मामला है फ्रेंड्स। यू मस्ट नो दैट हियर इज अ बॉडी बीइंग क्रिएटेड at the cost of national exchequer, which is your and my and our tax money, but which will leave its matter confused. Now let me come to a wonderful, another very great exposure. Third thing, क्योंकि मैंने इसको होक्स कहा है तो मेरी ड्यूटी बनती है इसको साबित करना कि होक्स क्यों है। मान लीजिए किसी तरीके से लोकपाल इंक्वायरी भी करती है और सीवीसी करने देती है इसको, मान लीजिए इन्वेस्टिगेशन भी करती है और सीबीआई बीच में दखल नहीं देती है, तो इसका प्रोसेस देखिए क्या तमाशा है। लुक एट द प्रोसेस, लेट मी गिव यू द एग्जांपल। अकॉर्डिंग टू चैप्टर 7, दिस इज द चैप्टर 7, प्लीज रीड द चैप्टर 7 एंड व्हेन यू एनालाइज इट फ्रेंड्स, इट्स शॉकिंग। क्या क्या कहती है, जस्ट रीड इट, बिकॉज लेट मी नॉट गिव यू समरी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कैसे गोल 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 घुमा रही है हमें। पहले तीनों को डाल दिए एक ही चक्कर में, उसके बाद जब इसको पावर भी दी अगर इन्वेस्टिगेशन की तो करेंगे क्या? पहले तो इसकी इंक्वायरी करेंगे, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, उसको कहते हैं इंक्वायरी स्टेज। दिस इज सेक्शन 23(1). इट सेज, लेट मी रीड, द लोकपाल ऑन रिसीट ऑफ अ कंप्लेंट may either make preliminary inquiry or direct its investigation wing to make a preliminary investigation to ascertain whether there exists a prima facie case or not. So पहली तो आपकी preliminary inquiry stage होगी। उसके बाद क्या हो गया? Second stage, every preliminary inquiry or preliminary investigation referred to in section 1 shall already be completed within a particular time frame, which is 3 months. उसके बाद देखिए next, which is really the agonizing, जो ये गोल गोल की बात है। Upon completion of the preliminary investigation, the investigating officer shall make its report to the Lokpal. So पहले preliminary inquiry,
फिर वो रिपोर्ट कर रहा है लोकपाल को। अब लोकपाल क्या करती है? लोकपाल, before Lokpal comes to the conclusion in the course of a preliminary inquiry and after submission of a report referred to in subsection 3, a prima facie is made, if that a prima facie is made out against the public servant to concerning preliminary inquiry, the Lokpal shall afford the public servant an opportunity to be heard consistent with the principles of natural justice. So, all right, Kiran Bedi. वापस बुलाती है कि तुमको क्या कहना है। अभी आदमी एक्यूज है, इसमें 3 महीने निकलते जा रहे हैं, तो उसको फिर से बुलाती है, उसकी हियरिंग करती है। उसके बाद देखिए क्या करती है। हियरिंग के बाद फिर अगर लोकपाल कहती है कि नहीं इसकी इन्वेस्टिगेशन करो, तो इन्वेस्टिगेशन करती है, और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद फिर से उसको हियरिंग देती है साहब, फिर से हियरिंग देती है। नाउ मुझे ये बताइए, ये हियरिंग का मामला चलता रहेगा कि एफआईआर दर्ज होगी? एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी शुरू में। अगर प्रिमा फसाई आपकी इंक्वायरी हो गई, एफआईआर करो, इन्वेस्टिगेट करो, और सारा प्रोसेस ऑफ मशीनरी ऑफ द पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया। ये तो इंक्वायरी रिपोर्ट और हियरिंग, और उसके बाद और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, उस हियरिंग के दौरान अगर देयर आर अदर्स whose reputation is being affected, whose reputation, that means वो जो कॉन्स्पिरेसी वाला मामला है, you have to call them to give them a hearing। अब मुझे बताइए, कौन सा एक्यूज अपना सारा एविडेंस आपको दिखाता रहेगा? वो तो स्टे ऑर्डर ले आएगा। दैट मीन्स दिस, अगर आपने इन्वेस्टिगेशन की पावर दे दी और उसको इंडिपेंडेंट भी कह रहे हो, तो पहले तो इंडिपेंडेंट नहीं है। दूसरी बात, क्योंकि ये डिपेंडेंट है कि कौन सा आपके लिए बचा, व्हाट आर द क्रम्स लेफ्ट फॉर यू। एंड फाइनली इफ इट इज, देन दोज रेपुटेशन जिनकी इफेक्ट है, उनको भी आपने हियरिंग देनी है। क्या कोई मुलजिम को पुलिस हियरिंग पहले देती है या कोर्ट पहले देती है कि उसको डिफेंस में बुलाती है? चार्जशीट के बाद, चार्जशीट के बाद वो डिफेंस करता है, ना कि प्रोसिक्यूशन में पहले ही आ जाता है कि मेरी बात सुनो, और साथ में आपको सबूत क्यों देगा? वो अपना इनक्रिमिनेट अपने आप को क्यों करेगा और अपना एविडेंस सारा क्यों रखेगा? फ्रेंड्स, दिस इज अ वेरी मेजर सीरियस लैकुना। Please, as a request to the citizens of this country and the media of this country, please look at this process. It is inquire, report, hear, report, and then again hearing. This is, and then finally अगर उसमें कोई और चलता है तो वो भी. This is the second portion. These are, I thought I would focus on these two. One is that there's nothing for a common man because there's no system in place. Secondly, this is a very confused issue. They have, even in the investigation, very vital thing. When I looked at the laws with the Jan Lokpal bill had asked, certain vital laws like the Telegraph Act has not been given. Telegraph Act means अगर मैं तफ्तीश कर रही हूँ तो मुझे कुछ चीज़ों को रिकॉर्ड करना है, मुझे ओवरसीइंग करनी है, ये मैंने उसकी ओवर हियरिंग करनी है। लोकपाल डज नॉट हैव दैट पावर। उसको टेलीग्राफ एक्ट में पावर नहीं दिखाई गई अभी। इफ आई एम राइट, दिस पेपर, दिस एनेक्चर डज नॉट शो दैट। सो दैट मीन्स अगर पावर भी दे दी गई तो ऐसे ऐसे लॉज नहीं दिए गए जो वो तफ्तीश भी नहीं कर सके। आई थॉट दीज आर वेरी वाइटल इशूज विच टू माई माइंड इज अ होक्स। इससे तो बेटर सीबीआई है अभी भी, क्योंकि इन्होंने एक सीबीआई का भी नहीं दिया हिस्सा, और सीबीआई ना होने से फ्रेंड्स इज वेरी वाइटल बिकॉज देयर इज अ लिंकेज विद लॉट ऑफ डेटा. If CBI, that portion of anti-corruption does not come to Lokpal, then how will that data support will come to them? They will keep asking and requesting. Things may not happen. You and I, agar ye aa gaya, will only see a roundabout game, not coming to any conclusion, lot of litigations and lot of stay orders, and you will in the end say, kya manga tha, mila kya? कसूर हमें मत देना, कसूर हमें मत देना कि अगर ऐसा कानून आ गया और अगर पार्लियामेंट ने, प्लीज मैं वार्न कर रही हूँ, हमें कसूर मत देना। ये बहुत गलत चीजें यहाँ लिखी गई हैं। बारीकी से हर मीडिया को रिक्वेस्ट और अपील है और हिंदुस्तानी को अपील है कि इसको पढ़े और उसकी आवाज उठाए, क्योंकि ये तो खतरनाक है, ये तो खतरनाक है, क्योंकि खर्चा भी है और गोल गोल घुमा रहा है और आम गरीब आदमी के लिए इसमें कुछ नहीं है। साथियों, ये कानून बहुत इंटरेस्टिंग है। ये किसके भ्रष्टाचार के लिए है ये अभी क्लियर नहीं हो रहा। इसके अंदर 65,000 सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का भ्रष्टाचार इसके जुरिडिक्शन में आएगा। मतलब ये 65,000 सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के भ्रष्टाचार पे नजर रखेगा, लेकिन 4.5 लाख NGO के भ्रष्टाचार इसका दायरे में आएंगे।
और लाखों अनरजिस्टर्ड एनजीओ इसके दायरे के अंदर आएंगे। तो अगर मैं बहुत कंजर्वेटिव एस्टीमेट लूं तो 15 से 20 लाख एनजीओ इस लोकपाल बिल के दायरे में आएंगे और केवल 65,000 कर्मचारी इसके दायरे के अंदर आएंगे। तो ये लोकपाल एनजीओ के खिलाफ है कि ये लोकपाल कर्मचारियों के भ्रष्टाचार के खिलाफ है, ये क्लियर नहीं हो रहा है। हम ये नहीं कहने की कोशिश कर रहे, जैसे अन्ना जी ने कहा कि एनजीओ में बहुत भ्रष्टाचार है, उसकी जांच होनी चाहिए, हम इसके लिए तैयार हैं। तो सरकार ने कहा कि नहीं, ये बहुत अनवील्डी हो जाएगा। लेकिन जब एनजीओ की बात आई तो छोटे गांव के लेवल की एनजीओ से लेके और ऊपर 5 स्टार एनजीओ तक सारे इसके दायरे के अंदर आ रहे हैं। जब हमने सरकार से कहा कि आप राज्य के लिए लोकायुक्त बनाइए, तो उन्होंने कहा नहीं, राज्य के लोकायुक्त बनाने का काम मुख्यमंत्री का, लेकिन इसके दायरे में राज्य में रजिस्टर हो या सेंटर में रजिस्टर हो, कहीं भी रजिस्टर हो कोई एनजीओ, वो सारे के सारे एनजीओ इसके दायरे के अंदर आ रहे हैं। दिल्ली की सारी आरडब्ल्यूएस इसके दायरे के अंदर आ रही हैं। छोटा कोई क्रिकेट टीम कहीं बनेगी, वो भी इसके दायरे के अंदर आ रही है। कोई क्लब चलेगा, वो भी इसी के दायरे के अंदर आ रहा है। तो ये कानून किसकी तरफ बंदूक दिखा रहा है? Well, Team Anna taking on the government once again. आप लोग ने भी यही पढ़ा था। Learning experience. No hidden conditions.